इसमें सुरक्षित यही रहना है कि एक दिन एक मित्र कह रहे थे कि ये सब देख के टोपी उपी, तो हमने कहा भाई एक उम्र थी जब दिखाने को जी चाहता था, अब तो ये सब पहन लेते हैं कि दिखते रहे नहीं तो दिखना बंद हो जाए। सही बात है, सही बात है। पता चला कष्ट बढ़ गया। सही बात है, दिखाने के चक्कर में कष्ट बढ़ जाएगा। वही तो अच्छा है। दिनेश जी, हाँ सर, शुरू हो, 3 तो बज गया। हाँ एग्जैक्ट 3 बजे हैं, 1-2 मिनट। हाँ आगे पीछे अभी, हाँ वो परिचय और वो सब होगा, तब तक अभी 8-16 लोग जुड़ चुके हैं। अच्छा, हाँ तो कुछ छुट्टी का भी असर है, 2-4 लोग अभी और आएंगे। नहीं होता ही है ना कि अब भारत की जो परंपरा है उसमें लोग 1-2 मिनट आगे पीछे करते ही है। बिल्कुल। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। तीन बज के 1 मिनट हो रहा है। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा बहुत तो अप डाउन रहता ही है। नहीं वो हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है ना कि 1-2 मिनट में सब धीरे धीरे, अब देखिए लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। 19 लोग हो गए। कुल मिला कर 19 लोग तो हैं। हाँ, ये बढ़ता जाएगा, वो एकदम बढ़ता जाएगा अभी, क्योंकि सबको कार्यक्रम का वो मालूम है ना कि शुरू में तो अब आज के हीरो तो आप हैं, आपको कौन सुनेगा? तो वो तो सोचते हैं कि सीधे मैंने वक्ता क्या है कि अच्छा ये है दिनेश जी, क्या कहते हैं, सूर्यनारायण जी भी हैं कि अभी भी कुछ लोग हम लोगों को सुन लेते हैं, यही क्या कम है, वरना दौर बदल चुका है। अब तो क्या है कि भाई वो गाने बजाना है, ये पूरा का पूरा जो है तो कौन गंभीर लोगों को थोड़ा बहुत, जो लोग भी हैं उनको कौन सुनता है। सही बात है। मंच पे चले जाइए, गा बजा रहे हैं सब, लाखों रुपए लेते हैं सब, जनता उन्हीं के साथ प्रसन्न। अरे इसी के लिए लोग, और क्या, सही बात है, वातावरण ही बदल गया है। सर प्रणाम। बिल्कुल। और भाई शिव कुमार क्या हाल चाल? देखिए जुड़ रहे हैं शिव कुमार नमस्कार नमस्कार शिव कुमार। ठीक सर, प्रणाम। जी प्रणाम सर, प्रणाम। मैंने कई बार प्रणाम किया इसके पहले ही। तो मैं दिनेश जी से ये पूछ रहा था कि मुझे करना क्या है इसमें। कल मैं दिनेश जी से पूछ रहा था करना है, मुझे क्या करना है। प्रणाम करना है, प्रणाम का जवाब लेना है। नहीं सर, यही इसके आगे भी कुछ अपने साहित्यिक अनुभव और अपने रचनात्मक, जो जहाँ से आप संवेदना की रचना के टूल्स एकत्र कर। अरे भाई अरे वो हमारे मित्र हैं, हम कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं, हम तो वही जानते हैं खाली प्रणाम नहीं करना है। हाँ, उसके बाद हम लोग यह भी सुनना चाहेंगे। अब मुझे लगता है कि अब शुरू किया जाए। हाँ 2-3 मिनट हो गए और अभी 29 लोग जुड़ गए। अब ये जुड़ते जाएंगे, अब बढ़ते जाएंगे। हाँ कोई नहीं, बस ठीक है। तो सभी को नमस्कार। इतवार का दिन लेखक के संग की 10वीं कड़ी में आज हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं,
वे हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि और आलोचक हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जितेंद्र जी ने अपने कवि कर्म और आलोचना कर्म दोनों को एक साथ साधा है। यह दुर्लभ संयोग हिंदी में बहुत कम घटित होता है। अगर हम परंपरा में देखें तो मुक्तिबोध के यहाँ यह विरल विशेषता है। कुछ हद तक विजय देव नारायण शाही के यहाँ यह परिघटना देखने को मिलती है। नहीं तो प्रायः हम देखते हैं कि एक विधा का पक्ष ज्यादा मुख्य रूप से सामने आता है और दूसरी विधा उसके सामने गौर हो जाती है। तो यह एक दुर्लभ संयोग है जितेंद्र जी के साथ कि उन्होंने अब तक की अपनी साहित्यिक यात्रा में कविता और आलोचना दोनों को साधे रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है जो मुझे लगता है कि उनका जो आलोचकीय कर्म है, ऐसा लगता है कि जो उनका कवि व्यक्तित्व है वहां से वो अपनी आलोचना के लिए संवेदना ग्रहण करते हैं और जो उनका कवि कर्म है वहां से वो अपने आलोचकीय व्यक्तित्व से बौद्धिकता ग्रहण करते हैं। तो यह एक सुंदर तालमेल आपके यहाँ दिखाई देता है। और सबसे और जो मुझे नजर आती है कि विचारधारा बिना में कैसे प्रतिबद्ध रहा जाता है, इसके आप अनुपम उदाहरण। और जब हम लोग बात करते हैं प्रेमचंद की तो प्रेमचंद भावता प्रगतिशील होता है। तो जितेंद्र का रचना का गवाही देता है कि हम बगैर किसी कटरपन में फंसे हुए जनता और समाज के प्रति अपनी पत्रकारिता को कैसे शामिल कर सकते हैं अपने लेखन में। और अपने भाई किसी का माइक खुला है, अपना माइक बंद कर लीजिए। केवल वक्ता को बोलने दीजिए, अपना माइक बंद कर लीजिए, किसी का माइक खुला है। जी, तो बस मैं इसी संक्षिप्त टिप्पणी के साथ अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कृपाशंकर पांडे को आमंत्रित करता हूं कि वे आज के हमारे अतिथि प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी का स्वागत करें और उनका औपचारिक परिचय हम लोगों से कराएं। पांडे सर। माइक बंद है पांडे जी, माइक आपका बंद है। इस कार्यक्रम के संयोजक दिनेश जी, वक्ता जितेंद्र जी, सूर्यनारायण जी और मंच से जुड़े हुए अनेक माध्यमों से श्रोतागण, ये बहुत ही प्रीतिकर है। सूर्यनारायण जी बैठे हैं, शुक्ल जी देवरिया के हैं, हमारे यहाँ के हैं। आज जितेंद्र जी सामने संकट होता है, दोनों के बीच जितेंद्र जी के सब देखते हैं अपनी रचना प्रक्रिया में। रचना ही है, कवि हैं, संपादक हैं, और यही नहीं, कहानी और कहानी के घनत्व को, क्षितिज को, कविता के घनत्व को, आवाज कहीं आलोचकी उसकी प्रेमचंद कहानी समग्र लिखते हैं। कवि ने कहा, बेटियां रक्तसा लाल एक फूल, मैं इस सृजन प्रक्रिया को देख करके पढ़ जाता हूं, जितेंद्र जी में कितने घनत्व हैं, जहां वे एक तरफ विचारों के विमर्श को आलोचना का विषय बनाते हैं,
मूल कविता थे, क्योंकि कविता में भाव संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और गद्य में विश्लेषण की प्रक्रिया होती है। सर आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब है, लग रहा है कनेक्टिविटी। संस्कृति मनुष्य का जीवन दर्शन है। यहीं से राष्ट्रवाद का उदय होता है। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, जितेंद्र जी की बड़ी प्रसिद्ध किताब प्रेमचंद, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद है। कोई एक राष्ट्रवाद के रूप नहीं करता। ये बड़ी चुनौती है। जितेंद्र जी अपनी पूरी की पूरी प्रक्रिया में इन दिनों हालचाल, अनुभव कथा, सुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह कायांतरण, सूरज को अंगूठा दिखाते हुए अपने सृजन की प्रक्रिया को परिवेशगत मूल्य के साथ जोड़ने का यत्न करते रहे हैं। निश्चय ही उनका यह प्रयास एक तरह से अनेक प्रश्नों को जन्म भी देता है और अनेक स्थितियों को वह सोचने के लिए, विवश करने के लिए प्रेरित करता है। आज का व्याख्यान निश्चय ही हम सबको समृद्ध करेगा। जितेंद्र जी अनेक विधाओं के, और जब व्यक्ति अनेक विधाओं में रचना करने लगता है तो सबसे पहला जो प्रश्न खड़ा होता है व्यक्तित्व के व्यक्तित्वांतरण। वो अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनी पर्सनालिटी में कैसे विकसित करता है, और एक कवि, आलोचक भी हो, पत्रिका का संपादक भी हो और सोन चिरई की जैसी रचना लंबी कविता कर रहा हो जिसका नाट्य रूपांतरण भी हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में और लंबी कविताओं का जब नाट्य रूपांतरण होता है तो वहां मोनोलॉग नाट्य रूपांतरण की जो विधा है उसका प्रयोग होता है। सोन चिरई में नाट्य रूपांतरण की प्रक्रिया के तहत मोनोलॉग का जिस प्रकार से प्रयोग हुआ है वो निश्चय ही उनकी प्रतिभा का, उनके सर्जक व्यक्तित्व का प्रमाण है। जितेंद्र जी इतनी सारी स्थितियों से कैसे गुजरते हैं, उनका वो परिवेश जो उन्हें भोजपुरी से शक्ति देता है, भोजपुरी बोलचाल, भोजपुरी में रचनाशीलता, हिंदी कीर्ता, और इन सारे बिंदुओं केंद्र में रखकर उनका यह प्रयोग निश्चय ही हम सबको लाभान्वित करेगा। विशेष रूप से आग्रह लोगों और एक कवि के रूप में, महत्वपूर्ण कवि के रूप में हम जितेंद्र जी से उनकी सृजन प्रक्रिया को परिवेशगत आयामों से जानने का यदि यत्न करें तो निश्चित तौर पर हमारी ज्ञान संपन्न होंगे,
हम लोग तो संपन्न होंगे ही। उनकी ये बात मुझे बहुत ही रुचिकर लगी। और जितेंद्र जी, आप सबके सामने हैं। पत्रिकाओं ने कितना उनको प्रेरित किया, दूसरे ने, और देवरिया की माटी ने इतना प्रेरित किया। दिल्ली में जाकर उनकी पहचान बनती है, निश्चित तौर पर उसमें देवरिया का भी योगदान होगा। आदि आदि संपर्कों से अपनी रचनाशीलता व्यक्त करेंगे। मैं उन्हें विभाग की ओर से, अपने विश्वविद्यालय की ओर से, आप सब श्रोताओं की ओर से आमंत्रित करता हूं कि वे अपना वचन वाचन जिसको कहते हैं, रचनाकार जब स्वयं अपने रचनाओं के बारे में अपना परिचय देता है, सृजनात्मक परिचय देता है, तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है, वचन वाचन, वचनों का निर्वाह। और इन वचनों के निर्वाह की पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व, गांव का तत्व, मेड़ पर गाय चराने का तत्व, गांव की पाठशाला का, जहां से बीए किया है, और बीए करने के बाद वे दिल्ली चले गए हैं। दिल्ली गांव नहीं है, महानगरी है, सुहाग है, सुषमा है, रंगीनी है, प्रेमिका कंठ में पड़ी मालती की माला, दिल्ली सपनों की सेज मधुर रसभीनी है। ऐसे वातावरण में गांव और शहर का जो एक अंतर संबंध है, वो सृजनात्मकता के धरातल पर कैसे उन्हें शक्ति देता है, कैसे उन्हें प्रेरित करता है, और उन सारे बिंदुओं, सारे आयामों से जुड़कर वे अपनी सृजन क्षमता का हम सबको लाभ पहुंचाते हैं। मैं अधिक समय न लेकर उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपना वचन वाचन का प्रस्तुत करने की कृपा दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर कृपाशंकर पांडे जी। दिनेश जी ने जब मुझसे कहा तो बहुत अच्छा लगा। आप सबसे जुड़ने का ये अवसर है, और मैं देख रहा हूँ कि इस समय बहुत सारे लोगों के बीच आदरणीय पांडे जी हैं, दिनेश जी हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र सूर्य नारायण जी हैं, शिव कुमार जी हैं, शुक्ल जी अभी दिखाई दे रहे थे, आप विभाग कुमार वीरेंद्र जी दिख रहे थे, और भी लोग होंगे स्क्रीन पर जितने लोगों को देख पाया मैं। तो आप सबसे मिलकर, आप सबसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। अपने बारे में कुछ भी कहना, हम लोग हिंदुस्तानी लोगों के साथ एक अच्छी चीज रही है, अपने बारे में दूसरों से सुनना अच्छा लगता है, अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो दूसरे कहें तो अच्छा लगता है। अपने बारे में स्वयं कहना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर मतलब इस बात का कहीं न कहीं तो बोध रहता ही है कि क्या कहें अपने बारे में। तो कई बार तो ये सूचनात्मक होने तक का ही मामला होता है, क्योंकि उसके विश्लेषण में आप बहुत उतर नहीं सकते स्वयं सारी चीजें। जहाँ तक रचनाशीलता की बात है, अभी आनंद में ही बात शुरू हुई कि देवरिया से, शुक्ल जी मूल रूप से देवरिया के ही थे, सही बात है। वो भेड़ी बकरुआ के रहने वाले थे, मूल रूप से उनकी जो पैतृक जगह है वो भेड़ी बकरुआ है। मेरे गांव के बिल्कुल पास का गांव है वो, मुश्किल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर उनका गांव है, जो मेरा पैतृक गांव है, और जो मेरे ननिहाल का गांव है वहां से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। बहरहाल ये सिर्फ प्रसंग का मामला है। देवरिया हो, ये सूर्य नारायण जी भी वहीं के हैं हम, लेकिन देवरिया हो, गोरखपुर हो, भारत का कोई भी कोना हो, अपने आप में ये एक तरह से देखें तो पूरे भारत में ही उत्कृष्ट सृजनशीलता रही है, हर भाषा में सृजनशीलता रही है। और ये बहुत अच्छी बात तो लगती ही है कि छोटे छोटे अंचलों से निकलकर, छोटी छोटी जगहों से निकलकर लोग
बड़ा काम करते हैं, लेखन में भी, विज्ञान में भी, तमाम दिशाओं में बड़ा काम करते हैं और इससे इसका महत्व बनता है। लोकतंत्र की ताकत का भी इससे पता चलता है कि लोकतंत्र ने कितना अवसर दिया है बाद के दिनों में लोगों के विकास के लिए और तमाम चीजों के लिए। विवेक जी भी दिखाई दे रहे हैं मुझे अभी, अ, जुड़ गए हैं दूर से, तो अच्छा लग रहा है। जहाँ तक मेरी रचनाशीलता, अगर अपने बारे में ही बात करना है तो मेरा आरंभिक जो जितना जीवन है उसमें जो आरंभिक जीवन था, बिल्कुल आरंभिक जीवन, वो लगभग 14 वर्ष तक तो मैं अपने गांव में रहा। हालांकि मेरी एक यहाँ सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी थी, विदुषी प्रोफेसर रीता रानी पालीवाल। वो कभी ये मानने को तैयार ही नहीं होती थी कि मैं गांव में जन्मा और गांव में पला बढ़ा हूँ। वो मुझे नागर ही मानती थी, उनको लगता था, जबकि सच्चाई ये है कि 14 वर्ष की उम्र तक मैं गांव में रहा हूँ। वहीं से शहर जाता था पढ़ने के लिए। वो सब कि एक पढ़े लिखे परिवार में पैदा हुआ था। माता पिता दोनों शिक्षक थे। नाना, मेरी माँ इकलौती संतान थी अपने माता पिता की, तो ननिहाल में मैं रहता था नाना के साथ। नाना भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो नाना भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, नानी भी। तो एक घर का जो पूरा परिवेश था वो मतलब पढ़े लिखे किसान का परिवार कह सकते हैं, क्योंकि नाना मूल रूप से मेरे किसान थे। उन्होंने नौकरी नहीं की थी। उस औपनिवेशिक काल में भी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने गांव में रहना और जो भी जितनी भी खेती थी, जो कुछ भी था, वो उसे करना स्वीकार किया था उन्होंने। और एक ठीक ठाक जीवन का मामला था तो रहता था। तो पढ़ा लिखा परिवार था। अपने घर में मैंने जो नाना मेरे जो थे वो मानस के विशेषज्ञ थे, रामचरितमानस विशेषज्ञ आज की भाषा में मैं कह रहा हूँ, तब तो हम उनको ज्ञानी की तरह ही देखते थे। विशेषज्ञ वगैरह तो हम लोगों ने बाद में शब्द अर्जित किया है। तो उन सबसे पहले मानस जितना भी समझ पाया मैंने अपने नाना से ही समझा। महाभारत भी सबसे पहले मैंने उन्हीं से समझा। अपने घर में पहली बार मैंने महात्मा गांधी की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताबें अपने घर में देखी मैंने। जब होश संभालना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, उस दौर की अच्छी पत्रिकाएं मेरे घर में आती थी। धर्मयुग जैसी पत्रिका, दिनमान जैसी पत्रिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिका, ये पत्रिकाएं कभी कभी अवरोध भी होता था इनमें, लेकिन ये घर में आती रहती थी, इनके अंक आते रहते थे। तो जाहिर है कि बहुत सारी चीजें, जितनी समझ थी उसमें पढ़ते रहते थे, पलटते रहते थे। और चीजें उसी में जब आरंभिक कविताएं पढ़ी तो सबसे पहले, जैसा कि सबके साथ होता होगा, मेरे साथ भी हुआ होगा, तुकबंदी से शुरू की मैंने। तुकबंदी शुरू करता है, आदमी को लगता है कि यही सबसे बड़ी कविता है, जिसे गा दें जिसे सुना दें किसी को। तो आरंभ तो जाहिर है कि तुकबंदी से। तब तो छंद का भी बोध नहीं था कि जान सकें कि छंद क्या है, और मात्रा का जो अनुशासन है, ये तमाम चीजें तो तब पता नहीं थी। लेकिन घर का परिवेश चूंकि एक तरह से कह सकते हैं कि पढ़े लिखे का परिवेश था, सुसंस्कृत कह सकते हैं हर अर्थ में। तो पिता बहुत प्रोत्साहित करते थे। मेरे स्मृति शेष हुए, अब उनको बहुत लंबा वक्त हो गया। 1997 की फरवरी में स्मृति शेष हो गए थे वो। तो बहुत प्रोत्साहित करते थे। नाना के बारे में मैंने बताया ही। तो इन इस बीच में कहीं न कहीं किसी ने भी मतलब मुझे कविता लिखने के लिए हतोत्साह नहीं किया कि मेरे उत्साह को दबा दे, इस तरह का कुछ भी उस दौर में नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मैं यही याद करना चाहता हूँ कि मैं इस मामले में सौभाग्यशाली था कि मुझसे ये नहीं कहा गया कि तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, इसलिए कविता लिखना छोड़ो, ये तो बहुत फालतू का काम है। जैसा कि सामान्यतः मध्यवर्गीय घरों में हो जाता है कि लगता है कि ये तो बिगड़ जाएगा, अब ये कविता की किताबें पढ़ रहा है, इत्यादि इत्यादि चीजें। तो पढ़ने लिखने का एक वातावरण मुझे मिला और जिसने बड़ी भूमिका निभाई मेरे कवि बनने में, मेरे निर्माण में। माँ और
नानी और गांव की और तमाम जो स्त्रियां थी, उनके कंठ से जो मैंने लोकगीत सुने, जो सोहर सुने, जो विवाह के गीत सुने, जो अलग अलग प्रसंगों पर गीत सुने, वो कविता के प्रति कह सकते हैं कि मतलब मेरी आसक्ति का कारण बने। लगता था कि कविता तो यही है, जिसमें जीवन रमा हुआ है। खेतों में जब मैंने देखा कि जो लोग काम करते थे हमारे वहाँ, चाहे रुपाई का काम कर रहे हों, चाहे निराई का काम कर रहे हों, वो लोग श्रम करते हुए जब गीत गाते थे, तो वो पूरा जो अब भी मेरे स्मृति में वो चीजें कभी जाती नहीं है, मेरे स्मृति से वो चीजें। तो कहीं ना कहीं कविता के प्रति आसक्ति, गहन राग तो उन लोग गीतों से पैदा हुआ। मानस की एक भूमिका है, सुनते हुए लगा कि बड़ी कविता है जिसका अर्थ करना पड़ता है अलग से। पहली बार लगा, मानस को सुनते हुए समझ में लगता था कि अर्थ भी करना पड़ सकता है कविता का। तो एक कविता का अगला चरण, बहुत आगे का चरण था, लेकिन लोग गीतों को सुनते हुए वो सीधे उतर जाती थी, मतलब अंतस्थल में चीजें, उनकी अलग से व्याख्या की जरूरत नहीं थी। हालांकि वो बहुत गहरी चीजें थी। बहुत बाद के दिनों में जब लोकगीतों को मैंने समझना शुरू किया तो लगा कि उनमें तो अर्थ की कई सतहें थी, कई स्तर थे अर्थ के। जो स्त्रियां अपने पति के लिए गा रही थीं, अपने पुत्रों के लिए गा रही थीं, परिवार के लिए गा रही थीं, वो एक रेखीय नहीं था, एक स्तरीय नहीं था, बहुस्तरीय यथार्थ था। तो इन सब के बीच मैंने बहुत कम उम्र में लिखना शुरू किया। ये इस अर्थ में भी मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि बहुत कम उम्र में लिखना शुरू किया और मित्रों को सुनाना। पिताजी देख लेते थे मेरे लिखे हुए को, नाना देख लेते थे। और बहुत कम उम्र में ही, मेरे ख्याल से मैं 7वीं या 8वीं का विद्यार्थी था जब मेरी पहली कविता एक स्थानीय अखबार में छपी, मई जून के महीने में। तो एक उत्साह बना, लेकिन जाहिर है कि फिर डायरी में ही लिखने का मामला था। डायरी का मतलब जो पन्ने होते थे लिख करके उनको बनाते जाने का मामला था। आज जैसी डायरी में नहीं लिखता था तब। इस तरह की जो क्या छोटी छोटी जो कापियां होती थी ना, उसी में लिखते थे और उनको रखते जाते थे। कभी कभी सफेद जो A4 साइज का कागज है उस पर भी लिख लेते थे और एक बनाते चले जाते थे। तो ये सब चीजें चलती रहती थी। 90 के आसपास आकर के लघु पत्रिकाओं को मैंने अपनी कविताएं भेजनी शुरू की और वो छपनी भी शुरू हो गई। निश्चित तौर पर इससे उत्साह बहुत बढ़ गया और दिशा बदलती गई। क्योंकि मैंने कहा कि छंद का एक दबाव था, तो सबसे पहले मैंने गीत भी लिखे। मैंने मुक्त छंद में भी लिखा, इसके अलावा गीत भी लिखे और कुछ गजलें भी लिखी। फिर बहुत बाद में इन दिनों मैंने फिर से गजलें लिखी हैं दोबारा। और तब बहर उतनी दुरुस्त नहीं थी उन गजलों की, काफिया वगैरह तो दुरुस्त था, रदीफ दुरुस्त था, लेकिन लेकिन इधर मैंने फिर किया। तो आरंभ में गीत का अभ्यास किया मैंने और फिर कुछ गजलें आधी अधूरी जो भी थी, फिर अंतिम रूप से मुक्त छंद की ओर, जिसमें हम लोगों की पहचान बनी और एक तरह से जो हिंदी कविता की सबसे महत्वपूर्ण धारा थी, उस ओर बढ़ा और अपने समय के बड़े कवियों से परिचय मिलना शुरू। मैंने कहा कि पत्रिकाओं में तो मैं देखता ही था, धर्मयुग में आ गए, साप्ताहिक, ये सब आता रहता था, लेकिन 90 आते आते ठीक से पता लगना शुरू हुआ कि ये कौन लोग हैं। इनके संग्रह भी मतलब लाइब्रेरियों से लेकर के गोरखपुर में जिला लाइब्रेरी से और रेलवे लाइब्रेरी से, रेलवे लाइब्रेरी बहुत संपन्न थी गोरखपुर की, अब भी होगी मैं उम्मीद करता हूँ। तो वहां से और जिला लाइब्रेरी से, उन जगहों से किताबें लेकर के, इन लोगों के संग्रह लेकर के पढ़ना शुरू किया। तो जितनी भी समझ बनी वो रही। उस दौर में गोरखपुर में जो तमाम बड़े मनीषी थे, जिनको मैं आज याद करना चाहता हूँ, प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव जी थे, प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी जी थे, प्रोफेसर रामदेव शुक्ल थे, प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी थे, प्रोफेसर गिरीश रस्तोगी थी। अब गोरखपुर का जो हिंदी विभाग था, इसके अलावा बाहर एक बड़े कवि थे जिन्हें लोग विस्मृत कर चुके हैं, जिन पर मैंने बहुत बाद में पहल एक श्रृंखला लिखते हुए लिखा। देवेंद्र कुमार जी थे, जिन्हें लोग बंगाली जी कहते थे, बड़े कवि, बंगाली जी के रूप में, नाम से उपनाम से लोग बोलते थे। तो देवेंद्र कुमार थे उस दौर में शहर में, और भी बहुत सारे लोग जो शहर में थे, लिख रहे थे। स्वप्निल श्रीवास्तव जो इस समय के
महत्वपूर्ण कवि हैं उस दौर में। कुछ ही दिन पहले उन्हें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला था और वो गोरखपुर, मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले नहीं थे, बस्ती के रहने वाले थे, लेकिन गोरखपुर से ही उनकी पहचान थी, नौकरी थी वहां, वहीं पढ़े लिखे थे वो, तो उनकी पहचान थी। तो एक बड़ा भरा पूरा परिवेश था गोरखपुर का, जहाँ की गोष्ठियों में जा करके और कुछ और भी सांस्कृतिक संगठन थे जिनकी बड़ी भूमिका थी गोरखपुर को उर्वर बनाने में। तो इन सब के बीच, इनके समारोहों में जाकर, इनकी गोष्ठियों में जाकर बहुत कुछ अर्जित किया मैंने। एक तरह से कह सकते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास है उसके निर्माण में 3 जगहों की बड़ी भूमिका है। एक तो मेरा गांव, मेरे अपने परिवार के लोग, दूसरा गोरखपुर, सेंट एंड्रूज कॉलेज और पूरा गोरखपुर का परिवेश, और तीसरी जगह थी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहां मैं उच्च शिक्षा के लिए पहुंचा और जहां पर उस समय के बड़े आचार्य अध्यापक थे, सुप्रसिद्ध लोग अध्यापक थे, और एक उनमें केदारनाथ सिंह, आप हम सब जानते हैं कि उनके बिना हिंदी कविता पर कोई बातचीत पूरी नहीं हो सकती। उनसे पढ़ने का अवसर मिला। नामवर जी थे, अवकाश प्राप्त कर लिया था लेकिन एमेरिटस थे नामवर जी, तो आग्रह करने पर आते थे, कक्षाएं लेते थे, पढ़ाते थे। प्रोफेसर मैनेजर पांडे जी थे, और वहां प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में जो विद्वान लोग थे, जो विदुषियां थी, वो आमंत्रित होकर वहां आते थे। उनको सुनने का अवसर मिला, उनकी संगत करने का अवसर मिला, बोलने बतियाने का अवसर मिला। तो एक तरह से इन 3 जगहों ने या इन 3 जगहों के परिवेश ने मेरे निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। मेरा गांव, मेरा जो ननिहाल का गांव है सिलहटा, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो मेरे परिचय में छपता है, नाना नानी, माँ पिता और पूरा परिवेश, उस दौर के जो मित्र थे गांव के, अब भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो लोग भी। मेरे गांव में मेरी जड़ें हैं और मैं जरूर बार बार जाता हूँ अपने गांव। अभी गांव में रहते हुए या कहीं रहते हुए, भोजपुरी का जिक्र किया आदरणीय पांडे जी ने, मैं अभी अपने लोगों से अपने लोगों से मतलब जो गांव के लोग हैं उनसे भोजपुरी में ही बात करता हूँ। हिंदी बोल नहीं सकता उनसे। मैं अपनी माँ नहीं रही, पिछले वर्ष मेरी माँ दिवंगत हो गई। मैं माँ से तो कल्पना भी नहीं कर सकता था, जबकि वो पढ़ाती रही जीवन भर, सब कुछ था, लेकिन मैं उनसे हिंदी में बोलने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं उनसे भोजपुरी में ही बोलता था। अपने बड़े भाई से या छोटे भाई से मैं भोजपुरी में ही बात करता हूँ। लगता है वो रक्त मज्जा में समाई चीज है, तो उसका भी एक कह सकते हैं कि अ, असर है। अगर आप बनते हैं तो बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे मिलकर बनते हैं। मैं अपने प्राइमरी पाठशाला की और जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को भी याद करना चाहता हूँ। उन लोगों की भी बड़ी भूमिका थी। जो भाषा का संस्कार मिला, जिसमें हम आगे कुछ कर पाए या आज कुछ कर पा रहे हैं, आज जिन कारणों से हम आप लोगों के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, मैं बातचीत कर रहा हूँ, ये संस्कार मुझे प्राइमरी के शिक्षकों ने दिया। मेरे मिडिल स्कूल के शिक्षकों ने दिया। परिवार ने तो दिया ही, उसकी भूमिका होती है, लेकिन उसका एक पूरा जो कह सकते हैं कि ठीक से जो मतलब आधार बना, वो तो उन शिक्षकों ने ही रखा। और मैं मतलब कृतज्ञता बहुत छोटा शब्द है, गुरु ऋण से कौन आज तक मुक्त हुआ है, तो उन लोगों ने माजा। और ये जो किताब का एक जिक्र कर रहे थे पांडे जी परिचय में, रक्त सा लाल एक फूल, वो मेरे उन्हीं शिक्षकों को बाकायदा नाम से मैंने सभी अपने शिक्षकों को, जो 12-15 शिक्षक जो मेरे प्राइमरी से लेकर मिडिल स्कूल तक थे, उन्हीं को समर्पित है वो किताब। अब भी उनमें से कुछ लोग अभी हैं धराधाम पर, और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो उसी भाव से चरण छू कर, क्योंकि जो है सब उन्हीं लोगों का है। हमें तो बस बस बढ़ते गए हम लोग, जुड़ती गई चीजें, जुड़ती गई, लेकिन जोड़ने वाले वही लोग थे, वरना तो कहाँ होते, क्या होते, कहना बहुत मुश्किल है। इतने लाभ लोभ हैं दुनिया में, इतनी तरह की चीजें हैं, हम लोग भी कहीं न कहीं उस के फेर में पड़ते ही हैं। फिर भी अगर कविता में बने रहे, साहित्य में बने रहे, तो ये वही संस्कार है, उन शिक्षकों का संस्कार है। माता पिता, नाना नानी के अलावा वो प्राइमरी के शिक्षकों का और जूनियर हाई स्कूल के, मिडिल स्कूल के शिक्षकों का संस्कार है। हाई स्कूल में भी हमारे कुछ शिक्षक थे, उन लोगों का दिया हुआ संस्कार है, जिन्होंने मनुष्य बनने की प्रेरणा दी, कृतज्ञ होने की प्रेरणा दी। और मैं मानता हूं कि
जो कृतज्ञ नहीं है वो क्या कवि होगा, वो क्या लेखक होगा। कृतज्ञता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, कृतज्ञ होना चाहिए हम लोग, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं जीवन में, वो चलती रहती हैं, सब कुछ रहता है। जो पहली कविता मेरी 1986 में प्रकाशित हुई थी, वो कविता हिंदी समय पर है, छोटी सी कविता है, हिमपात। कभी भी कोई मित्र उसको देखना चाहे तो वहां देख सकता है। 5-7 पंक्तियों की वो कविता थी। तब अखबार वालों ने क्या समझ के उसको छाप दिया होगा पता नहीं लेकिन वो बची रही, बनी रही। फिर धीरे धीरे जो चीजें चली तो 90 के आसपास जब हम लोग मतलब मैं कविता में आया, उस दौर के जो तमाम मित्र समकालीन के रूप में हम एक दूसरे के जाने जाते हैं। आज की तरह अब हम लोगों के भी कई संग्रह छप गए हैं, लेकिन तब संग्रह छपवाने की इतनी बेकली नहीं थी किसी ने भी। बड़ा ठोंक बजा करके संग्रह बनाने का मामला था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि 10 वर्ष के बाद ये प्रयाग से ये बातचीत हो रही है, तो मेरा पहला संग्रह जिसे कह सकते हैं, प्रयाग की ही एक पत्रिका कथ्य रूप ने पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया था अनिल श्रीवास्तव जी ने, इन दिनों हाल चाल नाम से, जो बहुत बाद में फिर 2011 में पुस्तकाकार हुई, उसी दौर की कविताओं के साथ जो असंकलित रह गई थी अन्य संग्रहों में। तो लंबे समय बाद बड़ा बहुत साहस किया, गुरुजनों को दिखाया और केदार जी को दिखाया, कई लोगों को दिखा करके तो फिर तब मात्र 26 कविताओं का वो संग्रह प्रकाशित किया मैंने। बाद में वो 53 कविताओं का संग्रह बना। उसके कुछ समय बाद फिर अनभय कथा नाम का मेरा संग्रह आया, जिसकी चर्चा हुई, जिसको लोगों ने पहचाना ठीक ढंग से। फिर सुंदर सुंदर आया, फिर उसके बाद सुंदर सुंदर प्रकाशित हुआ, फिर बिल्कुल तुम्हारी तरह नाम से संग्रह आया। फिर क्या कहते हैं कि ये कायांतरण जो मेरा संग्रह है वो प्रकाशित हुआ। फिर इस बीच में एक बहुत प्रतिष्ठित श्रृंखला जो किताब घर की है, कवि ने कहा, उस श्रृंखला में किताब आई, कवि ने कहा श्रृंखला में, जो प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह था। फिर सूरज को अंगूठा नाम का संग्रह आया। इस बीच मेरे एक पुराने दिनों के मित्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हम से कुछ पीछे की कक्षा में थे, कमलेश वर्मा जी और उनकी पत्नी सुचिता वर्मा जी, इन लोगों ने मिलकर मेरी बेटी केंद्रित जो कविताएं थी मेरे संग्रहों में भी, मतलब सभी संग्रहों में 25-30 साल के लेखन से, तो बेटी केंद्रित संग्रहों का एक पूरा संकलन उन लोगों ने तैयार किया और बेटियां नाम से वो संग्रह प्रकाशित हुआ। फिर रक्त सा लाल एक फूल नाम से एक चयन आया कविताओं के बीच से ही, जिसका जिक्र मैंने अभी आप सबसे किया। इस बीच जो पुराने संग्रह थे, इन दिनों हाल चाल, अनभय कथा और सुंदर सुंदर ज्ञानपीठ से, शिल्पाइन वगैरह से छपे हुए, वो अनुपलब्ध होने लगे। तो उजास नाम से इन तीनों का एक सम्मिलित संग्रह भी आया, जो भीतर पूरे पूरे संग्रह इसी रूप में है, उनका एक नया नाम दिया मैंने। तो ये बहुत सारी चीजें, क्या क्या बोलूं, क्या कहूं, मतलब कहाँ से छोड़ूं। नाना के साथ जब मैं रहता था तो एक गहरी सामाजिकता जिसका जिक्र कर रहे थे दिनेश जी, प्रतिबद्धता, वो मैंने अपने नाना और अपने पिता के जीवन से सीखा कि कैसे हमेशा वंचित लोगों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, उनके लिए लड़ना, जितना दूर तक संभव हो सके जरूर लड़ना चाहिए, उनके लिए खड़ा होना चाहिए। यही मनुष्य होने का मामला है, वरना कमा खा तो सब लोग लेते हैं। उसके अवसर तो बहुत सारे हैं जीवन में, हम बहुत सारी चीजें अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कर पाए तो ये बड़ी चीज होती है। तो एक प्रतिबद्धता, सामाजिकता मैंने जीवन से एक तरह से सीखी है। विचारों और विचारधाराओं का मामला तो बहुत बाद में आया, सोचने समझने का, लेकिन सीधे सीधे अपने नाना के जीवन से और अपने पिता के जीवन से मैंने इसको सीखा। आज मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि एक प्रसंग सुनाता हूँ आप लोगों को कि मेरे प्राइमरी के शिक्षकों में 3 शिक्षक जो थे वो दलित समुदाय के थे और 2 शिक्षक जो थे वो पिछड़ी जाति से थे, और इनकी नियुक्ति उस गांव में मेरे पिताजी ने करवाई थी। पिता सक्षम थे तो उन्होंने ये किया था। और सामंतवाद की काट सामंतवाद से करते हुए उस दौर में पिता हम लोगों को, सभी भाई बहनों को कहते थे, पैर छूइए, गुरु हैं। यह बोध कभी गया नहीं मन से।
गया नहीं कि गुरु हैं। कबीरदास को तो बाद में पढ़ा मैंने, तब तो मैं छोटा था, 5 साल 4 साल का, 5 साल का स्कूल जाने का मामला था। कबीरदास को क्या जानता मैं, कबीरदास को तो बाद में जाना, जब गुरु की महिमा जानी और बहुत सारी चीजें जीवन में जुड़ती गई। तो ये पिता से ये प्रतिबद्धता, ये आदर, ये सामाजिकता, ये पिता से कि नाना के साथ भी यही था कि वो किसान खेत में काम कराते थे, सब बहुत सम्मान के साथ वो श्रमिक लोगों से पेश आते थे, बात करते थे। और आज भी उसी का परिणाम है कि गांव में हम लोग रहें न रहें, जब जाएं तो बहुत बहुत लोग स्नेह देते हैं, बहुत आदर देते हैं लोग। तो ये पिता और नाना के कारण देते हैं, इसलिए नहीं देते कि हम लोग कुछ कर ले गए और हम दिल्ली से जा रहे हैं या कोई गोरखपुर से जा रहा है, इस नाते कोई नहीं। वो नाना और पिता का पुण्य है, उन्हीं लोगों का, नानी का पुण्य है, मेरी माँ का पुण्य है, जिसके नाते वो लोग स्नेह और सम्मान देते हैं। ये कहीं ना कहीं अगर मैं कवि हुआ तो इन सबकी भूमिका है उसमें। कभी इसलिए नहीं हुआ कि मैं कविता का फॉर्म जान गया, कविता का शिल्प जान गया और उसमें अच्छा अभ्यास कर लिया, ये तो बात हो पाया इस नाते कि ये सारी चीजें जीवन में थी। मनुष्य होने की जो तमाम कह सकते हैं योग्यताएं हो सकती हैं, उनमें से कुछ मैं अर्जित कर पाया, उनमें से कुछ अर्जित कर पाया। सब तो कहाँ संभव हो पाता है, कहाँ लोग अर्जित कर पाते हैं। तो ये सब अपने जीवन से ही मैंने कह सकते हैं कि सीखा, पढ़ा। जो कविताओं में है, जो कुछ भी है, जितना कुछ है, वो सब वहीं से ले आया। सचमुच अगर देवरिया नहीं होता, मेरा गांव नहीं होता, ये मेरे लोग नहीं होते, तो शायद मैं इस रूप में कवि नहीं होता। वो मेरे मित्र जो गोरखपुर में थे, जिनके साथ दिन दिन भर साइकिल पर घूमता रहा, जिनके साथ गोष्ठियों में गया, जिनके साथ तमाम तरह के मतलब जीवन के काम किए, अगर वो लोग नहीं होते तो मैं कवि नहीं होता, और इस रूप में तो बिल्कुल नहीं होता। शायद कुछ गाने बजाने वाला हो गया होता, शायद कुछ और होता। फार्म तो जानता ही था, कविता लिखना जानता था, गीत लिख सकता था, गजलें कह सकता था, तो कुछ गाता बजाता, शायद हो सकता है ज्यादा पैसा भी कमाता वो सारी चीजें होती। लेकिन जिस कारण आज आप सब का स्नेह मिल रहा है, यह शायद नहीं होता, ये नहीं होता। ये चीज तो मैंने वहीं से अर्जित की, वहीं से निकल करके ये चीज आई। आलोचना तो जाहिर है कि बाद का है, स्नातक कक्षाओं के बाद आलोचना की ओर मुड़ा, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की ट्रेनिंग की भूमिका उसमें बहुत बड़ी है, आलोचक बनने और बनाने में। तो जेएनयू के दिनों में ही गुरुजनों की छांव में बैठकर जो सीखा, थोड़ी बहुत आलोचना जो लिख पाया, वो उसकी ही देन है। आज भी थोड़ी बहुत कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ बन जाए। फिर पलट कर देखिए, शुक्ल जी का नाम आया, नामवर जी का नाम आया, रामविलास, इतने बड़े बड़े लोग हैं कि लगता है कि हमने क्या किया है। कहीं कहीं खाली जगह थोड़ी बहुत भर दी तो भर दी, वो भी कहाँ भर पाए, ये भ्रम हो सकता है कि हमने भर दी किया है। अभी कुछ कर पाया, आगे कुछ लिख पाया ऐसा कि खुद को संतोष हो सके, तो बड़ी बात होगी। और क्या कहूँ दिनेश जी, रचनाएं मैं बहुत सोच कर अलग से, मतलब ये कह सकते हैं कि कविता में एकाएक नहीं लिखता हूँ। कोई विषय, कोई चीज बहुत दिनों तक मुझे जब परेशान करती है, वो मेरे साथ साथ चलती है, तब मैं कविता लिखने बैठता हूँ। मैं इस तरह का नहीं हूँ कि कोई एक पंक्ति सूझ गई तो मैं कविता लिख लूं, छोड़ देता हूँ। ऐसी हजारों लाखों पंक्तियां गुम हो गई, और उनका कोई पश्चाताप नहीं है मुझे कि वो गुम हो गई। विषय ज्यादा आकृष्ट करता है मुझे कि कविता लिखना किन मुद्दों पर है, किन विषयों पर है, क्या चीजें होंगी, चाहे वो गृहस्थी की चीजें हों, परिवार की चीजें हों, राजनीति की चीजें हों, संस्कृति की चीजें हों, उस सबको मैं कहीं ना कहीं, अगर बहुत लोकप्रिय शब्दावली में कहूँ तो पकने देता हूँ भीतर, फिर लिखता हूँ। और जब लिखता हूँ तो ये कोई तय समय नहीं है कि शाम को लिखूंगा, कि सुबह लिखूंगा, कि रात को लिखूंगा। फिर जब चीजें पक जाती हैं, तो जब समय निकलता है, मन स्थिति ठीक होती है, तो लिख लेता हूँ उसे। और सामान्यतः मैं एक ड्राफ्ट में कोई कविता छपने को नहीं भेजता। बहुत कम ऐसी कविताएं हैं जिन्हें एक ड्राफ्ट में मैंने छपने को भेजा। खुद देखता हूँ, समझता हूँ, बाद में 20-25 दिन, 50 दिन, 2-4 महीने बाद देखता हूँ कि क्या अगर किसी और की ये कविता होती तो मैं इसे छपने देता क्या, या कैसा मैं पसंद करता। तो कई बार अपनी लिखी चीजें खारिज भी करता हूँ।
लेकिन अंततः ये होता है कि बहुत सारी चीजें जो छप गई, जरूरी नहीं कि वो सबके मानकों पर खरी ही हों, लेकिन लगी कि वो छपनी चाहिए तो छप गई। जी दिनेश जी। हाँ, तो आप अपनी कुछ कविताएं हम लोगों को सुनाइए। क्या कुछ कविताएं सुनेंगे? अच्छा, कविताएं सुनेंगे, उसके बाद कुछ थोड़ा बतकही होगी, बातचीत होगी, कुछ सवाल जवाब होंगे, लेकिन कविताएं सुन लें। चलिए कुछ चलिए, गांव का जिक्र आया तो गांव से जो दूरी बनी है, एक कविता सीधे वही खुली है, खेतों का अस्वीकार। हाँ, बहुत अच्छी कविता। आज ज्यों ही तद्भव में छपी थी बिल्कुल, और बाद में इस संग्रह में है, सूरज को अंगूठा में। आज ज्यों ही मैं पहुंचा गांव के गोइड़े वाले खेत में, उसने नजर उठाकर देखा पल भर, फिर पूछा, कहो बाबू कहाँ से आए हो, कुछ कुछ शहरी जान पड़ते हो। आज ज्यों ही मैं पहुंचा गांव के गोइड़े वाले खेत में, उसने नजर उठाकर देखा पल भर, फिर पूछा, कहो बाबू कहाँ से आए हो, कुछ कुछ शहरी जान पड़ते हो। लगता है कोई जान पहचान है इस गांव में, इधर निकल आए हो शायद निवृत्त होने। मैं अचरज में पड़ा हुआ, किंग कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा हुआ, ताकने लगा निर्निमेष उसको, जिसकी मिट्टी में लोट लोट लहलोट हुआ मैं बचपन में खेला करता था। मैं भागा तेज वहां से, पहुंचा नदी किनारे वाले चक में। चक ने देखा मुझको, कुछ चकमक चकमक सा लगा उसे। ये रहा चुप वह, फिर पूछा उसने, किसे ढूंढ रहे हो बाबू, इतनी बेसब्री से। यहाँ तो आंसू हैं, हद सपने हैं, अकथ हुई लाचारी है, लेकिन तुम कुछ अलग अलग दिखते हो, कहाँ रहते हो इधर, कहाँ, लेकिन तुम अलग अलग दिखते हो, कहाँ रहते हो इधर, कहाँ निकल आए हो। यहाँ धूल है, मिट्टी है, सड़क के नाम पर गिट्टी है, चारों ओर पसरा हुआ योजनाओं का कीचड़ है। खैर छोड़ो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, आखिर इतना चुप क्यों हो, क्या कभी नहीं कुछ कहते हो। मैं ठकुआया खड़ा रहा, बहता रहा आंखों का द्रव। मैं ठकुआया खड़ा रहा, बहता रहा आंखों का द्रव। मैं भूला भूला रहा बरस बरस बरसों बरस जिन खेतों को, यही सोच सोच कि मालिक हूं उनका, उन खेतों ने सचमुच मुझको भुला दिया था। कुछ देर मैं औसन खड़ा रहा सच के सिरहाने, देवियों सज्जनों मालिक बनने को उत्सुक लोगों, आज उन खेतों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है, जिनके मालिक थे मेरे दादा, उनके बाद मेरे पिता, और उनके बाद मैं हूं बिना किसी शक सुबह के। आप सब अचरज में पड़ गए हैं सुनते सुनते, यकीन नहीं कर पा रहे मेरी बातों का, पर सच यही है 16 आना कि मैं मालिक हूं जिनका खसरा खतौनी में उन खेतों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो है ये कविता, एक और कविता कुछ इस संग्रह से ही कविता सुनाता हूँ। एक कविता गोरखपुर का जिक्र आया तो गोरखपुर के संदर्भ, जो लोग गोरखपुर के हैं वो समझ जाएंगे। तमकुही कोठी का मैदान कविता का शीर्षक है। तमकुही कोठी निशानी होती महज सामंतवाद की तो निश्चित तौर पर मैं उसे याद नहीं करता। यदि वह महज आकांक्षा होती अतृप्त दिनों में अघाए दिनों की तो यकीनन मैं उसे याद नहीं करता। मैं उसे इसलिए भी याद नहीं करना चाहता कि उसके खुले मैदान में खोई थी प्राणों सी प्यारी मेरी साइकिल सन 1989 की एक हंगामेदार राजनीतिक सभा में। लेकिन मैं उस सभा को नहीं भूलना चाहता, मैं उस जैसी तमाम सभाओं को नहीं भूलना चाहता जिनमें एक साथ खड़े हो सकते थे हजारों पैर, जुड़ सकते थे हजारों कंधे, एक साथ निकल सकती थी हजारों आवाजें, बदल सकती थी सरकारें, कुछ हद तक ही सही पस्त हो सकते थे निजामों के मंसूबे। मैं जिस तरह नहीं भूल सकता अपना शहर, उसी तरह नहीं भूल सकता तमकुही कोठी का मैदान,
वह सामंतवाद की कैद से निकलकर कब जनतंत्र का पहरुआ बन गया, शायद उसे पता न चला। ठीक ठीक कोई नहीं जानता किस दिन शहर की पहचान में बदल गया वह मैदान। न जाने कितनी सभाएं हुई वहां, न जाने किन किन लोगों ने की वहां रैलियां। वह जंतर मंतर था अपने शहर में। आपके शहर में भी होगा या रहा होगा कोई न कोई तमकुही कोठी का मैदान, एक जंतर मंतर। सायास हरा दिए गए लोगों का आक्रोश वहीं आकार लेता होगा, वहीं रंग पाता होगा अपनी पसंद का। मेरे शहर में जिलाधिकारी की नाक के ठीक नीचे उसी मैदान में रचा जाता था प्रतिरोध का सौंदर्य शास्त्र। वह जमीन जो ऐशगाह थी कभी सामंतों की, धन्य धन्य होती थी किसानों मजदूरों की चरण धूलि पाकर। समय बदलने का एक जीवंत प्रतीक था तमकुही कोठी का मैदान, लेकिन समय फिर बदल गया, सामंतों ने फिर चोला बदल लिया। अब नामो निशान तक नहीं है मैदान का। वहां कोठियां हैं, फ्लैट्स हैं। अब आम आदमी वहीं बगल की सड़क से धीरे से निकल जाता है उस ओर जहां कचहरी है। और अब आपको क्या बताना, आप तो जानते ही हैं, जनतंत्र में कचहरी मृग तृष्णा है गरीब की। जनतंत्र में कचहरी मृग तृष्णा है गरीब की। तो कुछ और या बस रोका जाए? एक आध पहाड़ की भी कविताएं हो जाए। पहाड़ अच्छा, मैं 1 मिनट में देखता हूँ पहाड़ वाली कोई कविता मैं आपको सुनाता हूँ जी। पहाड़ पर तो ढेर सारी कविताएं लिखी मैंने, पहाड़ पे रहते हुए भी। वो भी एक जीवन का बड़ा हिस्सा रहा मेरे, जहां पर 1 मिनट संग्रह से ही लेता हूँ। 1 मिनट का बस मौका दीजिएगा। उस पे मैंने निशान नहीं लगाया था किसी। लोग उन्हीं कविताओं को पकड़ते हैं जिस पर कभी निशान नहीं लगाए रहते हैं। ये सही है। पहाड़ एक मिनट पहाड़ पे, मैं जिस कविता को अब पहाड़ पे सुनाना ही चाहता हूँ वो मिल तो जाए मुझे ना। दुख पहाड़ का 106 कुछ इसके 3 खंड में है ये कविता। रुको दुख पहाड़ का, रुको ओ सुंदरी पर्वत सुंदरी, तुम्हारे पर्वत प्रदेश में एक नया मुसाफिर हूँ मैं मंगोल से आया सौदागर नहीं, कुछ बेचकर कुछ खरीद कर नहीं लौटना है मुझे इन पत्थरों पहाड़ों में बसे जीवन का इतिहास जानना है। मुझे जानना है तुम्हारी पीठ पर लदे हुए सामान का वजन कितना है और कितने किशोर भाग जाते हैं गर्मियां खत्म होते होते। क्यों वीरान हो जाते हैं तुम्हारे गांव जवान होते लड़कों से, उन लड़कों से जो जीवन भर तलाशते रहते हैं मैदानों में कोई दाजियों कोई दिदिया, पर उन्हें मिलते हैं मालिक जो गालियों के साथ पुकारते हैं नाम। शायद इन्हीं लड़कों में कहीं तुम्हारा भाई भी होगा पर्वत सुंदरी। इसके कई खंड हैं, बस एक खंड और इसका पढ़ता हूं मैं। ये उत्तराखंड बनने से पहले की कविता है। तब मैं वहाँ उत्तर प्रदेश के हिल कैडर में गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर था। कहो ईश्वरी जोशी, तुम तो पढ़ती हो अर्थशास्त्र और संविधान, तुम जानती हो विकास के सिद्धांत, तुमने पढ़े होंगे बड़े बड़े नियम कानून। हो सकता है तुम जोड़ घटा लो बहुत कुछ, पर क्या लगा सकती हो हिसाब, बता सकती हो आंकड़ा पहाड़ के दुख का। कई खंड हैं इस कविता के, तो मैंने सोचा कि ये 2 खंड आज के लिए पढ़ता हूं। जो आदेश हो बताएं आप लोग। एक खंड और मानुष राग वाली सर कविता अगर आपके पास हो तो। कौन वाली? मानुष राग। हाँ है, वो भी कविता है तो वो मेरी बड़ी प्रिय कविता है और उसके बगैर जो है बात करना थोड़ा सा कठिन लगता है।
उसको पढ़ता हूँ। उसके पहले पहाड़ पर एक पढ़ देता हूँ। अभी मैंने कुछ मित्रों को देखा, पहाड़ की तस्वीर लगाए हुए थे फेसबुक पर, और वो मतलब दोनों दुख और सुख दोनों का सम्मिलित भाव दिखाई दे रहा था उनके चेहरे पर। एक कविता है पहाड़, 7 खंड है इस कविता के, ये अलग कविता है। इसका पहला खंड सिर्फ पढ़ता हूँ। कितने सुंदर हैं पहाड़, दूर से मैंने सोचा। कितने सुंदर हैं पहाड़, दूर से मैंने सोचा। कितने खुशनसीब हैं यहाँ के लोग, प्रकृति की गोद में रहते हैं। मैं भी आया बसने पहाड़, जीवन पहाड़ हो गया। क्या बात मैं भी आया बसने पहाड़, जीवन पहाड़ हो गया। सोचता हूँ कैसे रहते हैं लोग इतनी मुश्किलों में। सोचता हूँ कैसे रहते हैं लोग इतनी मुश्किलों में। और मानुस राग में पढ़ देता हूँ। एक सचमुच इस कविता को तो मैं बार बार पढ़ता हूँ। अभी मैं पिता को याद कर रहा था, नाना को याद कर रहा था। मानुस राग। धन्यवाद पिता कि आपने चलना सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने चलना सिखाया, अक्षरों, शब्दों और चेहरों को पढ़ना सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने मेड़ पर बैठना ही नहीं, खेत में उतरना भी सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने मेड़ पर बैठना ही नहीं, खेत में उतरना भी सिखाया। बड़े होकर बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचने वालों की कहानियां ही नहीं सुनाई, छोटे छोटे कामों का बड़ा महत्व बताया। सिर्फ काम कराना नहीं, काम करना भी सिखाया। क्या बात। सिर्फ काम कराना नहीं, काम करना भी सिखाया। धन्यवाद पिता कि आपने मानुस राग सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, यह जानते हुए भी कि पिता और पुत्र के बीच कोई अर्थ नहीं धन्यवाद का। धन्यवाद कि आपने कृतज्ञ होना और धन्यवाद करना सिखाया। बहुत धन्यवाद कि आपने कृतज्ञ होना और धन्यवाद करना सिखाया। धन्यवाद पिता, रोम रोम से धन्यवाद कि आपने लेना ही नहीं, पूर्ण होना भी सिखाया। धन्यवाद धन्यवाद पिता। बहुत बहुत अच्छा जी। जो और बढ़िया। और एक नहीं, एक अब जेएनयू के बिना कैसे पूरा होगा, एक कोई जेएनयू पर कविता हो आपकी? जेएनयू पर तो बड़ी लंबी कविता है, वो बहुत लंबी कविता है, वो करीब 12-14 पेज की कविता है। मुझे लगता है कि अगर मुझे याद आ रही है तो केदार जी की स्मृति में भी आपकी एक कविता है। केदार जी की स्मृति में भी है। जी जी जी, चीजें हैं। जी, केदार जी की स्मृति के बिना भी हम केदार जी को तो ये पूरा संग्रह ही समर्पित है। ये सूरज को अंगूठा जो संग्रह है, हम भोजपुरिया की बात केदार जी की स्मृति के बिना कैसे पूरी होगी? हाँ नहीं, वो तो हो नहीं सकती। बस ये है कि वो इस समय मेरे पास है नहीं कविता। ये तो पूरा संग्रह ही मैंने केदार जी को समर्पित किया, और सब कुछ उन्हीं का है। हाँ, गुरु के बिना क्या है, मतलब हम जो है गुरु का आशीर्वाद है, सब कुछ है। एक कविता बस और पढ़ देता हूँ मैं। मुझे लगता है कि एक प्रेम कविता भी पढ़ दूं, हालांकि वो भी एक जरूरी चीज है। हालांकि मैंने दाम्पत्य प्रेम की अधिक कविताएं लिखी हैं, लेकिन ये समय रुकना, समय रुकता तो पोखर का पानी हो जाता, तुम रुकती तो जीवन आकाश हो जाता। बहुत खूब, बहुत खूब। समय रुकता तो पोखर का पानी हो जाता, तुम रुकती तो जीवन आकाश हो जाता। हम दोनों साथ होते तो जीवन का छोर नहीं, सिर्फ और दिखता। लोग थक जाते ताकते ताकते, सिर्फ खुशियों का जलधि विशाल दिखता। हंसी का उजास दिखता, पर न समय रुका न तुम, बस मैं ही रुका रहा स्मृतियों के घाट पर अंजुरी में जल संभाले। बस मैं ही रुका रहा स्मृतियों के घाट पर अंजुरी में जल संभाले। तो बहुत सी कविताएं हैं, कविताओं को खोलिए तो वक्त बीतता जाएगा। हमें लगता है कुछ बोल बतिया लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, कविताएं किसी और दिन सुन लेंगे।
कुछ और बताएं जो आदेश हो आप लोगों का। ये कविता का नाम मैं बोल रहा हूँ, ये जिसमें है ना कि जिसमें पहले माता पूछती थी पिता से कि लोकतंत्र क्या होता है, बाद में पढ़ देता हूं। बराबर पत्नी पूछती है कुछ वैसा ही प्रश्न जो कभी पूछा था माँ ने पिता से, बराबरी क्या जो कभी पूछा था। जी जी जी, ये लोकतंत्र क्या होता है, बराबरी क्या, ये लोकतंत्र क्या होता है, पूछा था माँ ने पिताजी से कई वर्ष पहले जब मैं किशोर था। माँ के सवाल पर थोड़ा अकबकाए फिर मुस्कुराए थे पिताजी। माँ समझ गई थी वे टाल रहे हैं उसका सवाल। उसने फिर पूछा था बताइए ना ये लोकतंत्र क्या होता है। अब पिता सतर्क थे, सतर्क के हर अर्थ में। उन्होंने कहा था तुम जानती हो लोकतंत्र की परिभाषा, उसके निहितार्थ। पढ़ाती हो बच्चों को, फिर मुझसे क्यों पूछती हो क्या दुविधा है। माँ ने कहा था दुविधा ही दुविधा है, उत्तर की सुविधा भी एक दुविधा है। जो शब्दों में है अभिव्यक्ति में पहुंच नहीं पाता, जो अभिव्यक्ति में पहुंचता है जीवन में उतर नहीं पाता। ऐसा क्यों है प्रेम की तरह लोकतंत्र दिखता खुला खुलासा पर रहस्य है। ऐसा क्यों है प्रेम की तरह लोकतंत्र दिखता खुला खुलासा पर रहस्य है। जब जो चाहे कभी भाषा से, कभी शक्ति से, कभी भक्ति से, कभी छल कभी प्रेम से अपनी सुविधा की व्याख्या रच लेता है। और काठ के घोड़े सा लोकतंत्र टुकुर टुकुर ताकता रह जाता है। यह सब कहते हुए स्वर शांत था माँ का। कोई उद्विग्नता, क्षणिक आवेश, आवेग, आक्रोश न था उसमें। जैसे कही गई बातें महज प्रतिक्रिया न हो, निष्पत्तियां हो सघन अनुभव की, लोकतंत्र की आकांक्षा से भरे एक जीवन की। और यह सब सुनते हुए जादुई वाणी वाले सिद्ध वक्ता मेरे पिता चुप थे, बिल्कुल चुप, जैसे मैं हूं इस समय। उस संवाद के 2.5 दशक बाद अपनी पत्नी के इस सवाल पर, ए जी ये बराबरी क्या होती है। बहुत बहुत कुछ नहीं बदला। जी जी जी, तो ये चीज जो है इसमें थी। और अगर आप लोगों का कुछ आदेश हो तो बताएं। कवि के लिए बहुत संकट होता है, उसे हर चीज से प्यार हो जाता है, अपने लिखी हुई चीजों से। लगता है क्या सुनाऊं क्या छोड़ूं। जिस पन्ने को पलटता है सोचता है यही सुना दूं, फिर सोचता है यह भी सुना दूं। तो ये एक बहुत मुश्किल चीज रहती है। और जब सब सुना लेता है तो बाद में सोचता है यार अच्छी चीज तो छूट ही गई, पता नहीं क्या सुना दिया, जो सुनाना था वो सुना ही नहीं पाया। तो कवि के साथ ये संकट लगा रहता है। हम सब में से कई लोग हैं जो कवि ही हैं, तो इस संकट से परिचित हैं, तो ये चीज बनी रहती है। चलिए कोई एक और कविता आपकी पसंद की सुनाइए, फिर कुछ सवाल जवाब। अच्छा, मैं पसंद तो सब हैं दिनेश जी, पसंद तो जो है पसंद तो बहुत। एक और कविता मैं सुनाता हूँ आपको। ये भी प्रेम या परिवार की कविता समझें। तुम्हारा होना, ये खुल गई है कविता, सीधे कवि ने कहा का मैंने खोला है। पहला खंड है इस कविता का। तुम हो यहीं आसपास जैसे रहती हो घर में, तुम हो यहीं आसपास जैसे रहती हो घर में। घर से दूर यह एक अकेला कमरा भरा है तुम्हारे होने के एहसास से। होना सिर्फ देह का होना कहाँ होता है, होना सिर्फ देह का होना कहाँ होता है। इसका अगला खंड है। तुम कभी नहीं रहती मुझसे दूर, यह निरभ्र आकाश गवाह है मेरी इस बात का। तुम रहती हो मुझ में गहरे, बहुत गहरे कहीं, मेरी आत्मा के रस में घुली हुई जीवन रस की तरह। तीसरा खंड है इस कविता का, अंतिम खंड। तुम हो तो यह जीवन जीवन है, तुम्हारे बिना कल्पना भी नहीं जीवन। तुम हो तो यह जीवन जीवन है, तुम्हारे बिना कल्पना भी नहीं जीवन की। प्रिय यह प्रेम बोध नहीं क्षण भर का, यह यात्रा है जीवन की। प्रिय यह प्रेम बोध नहीं क्षण भर का, यह यात्रा है जीवन की।
तुम हो तो बल है चलने का, तुम हो तो मन है पलकों पर आकाश उठाने का। तुम हो तो बल है चलने का, तुम हो तो मन है पलकों पर आकाश उठाने का। तुम हो तो मैं हूँ, तुम हो तो यह जीवन जीवन है। बहुत पुरानी कविता है ये, करीब 23-24 साल पुरानी कविता है। पुरानी तो नहीं कहना चाहिए, पहले की कविता थी जो आप लोगों के समक्ष में लेकर आया, दाम्पत्य से संबंधित कविताएं। जैसे हाथ हो दाया, किसी ने सुनाने को कहा इसको। एक मिनट, किसी की फरमाइश इस दिखी है कि जैसे हाथ हो दाया। एक मिनट, आ रही है, सब बहुत खुश है। हाँ जी जी, क्या कह रहे हैं? आपकी टिप्पणियां आ रही है प्रशंसा में। अच्छा, मैं टिप्पणियां तो उतने ध्यान से नहीं देख पाया। अभी किसी ने कहा कि जैसे हाथ हो दाया सुना दीजिए, तो मैं इसको अभी बस आपको सुना देता हूँ। 78, एक सेकेंड बस। बहुत छोटी सी कविता है, जैसे हाथ हो दाया। ये अभी अभी डूबा है सूर्य उडुपी के खेतों में, अभी अभी डूबा है सूर्य उडुपी के खेतों में, अभी अभी आई है सांझ वृक्षों की पुतलियों में। अभी बिल्कुल अभी हंसे हैं नारियल के दरख्त, अभी बिल्कुल अभी हंसे हैं नारियल के दरख्त, हमारी ओर देखकर जैसे लगना चाहते हो गले, जैसे पहचान हो बहुत पुरानी। प्रिय यह दक्षिण है देश का, प्रिय यह दक्षिण है देश का, सुंदर मन भावन, जैसे हाथ हो दाया अपने तन का, जैसे हाथ हो दाया अपने तन का। ये अच्छा लगा मुझे, बहुत पहले की कविता है ये। आप में से किसी की स्मृति में रह गई तो अच्छी बात। तो ठीक है, फिर आप कुछ सवाल जवाब हो जाए। कुछ आप लोग आए हैं, वो स्क्रीन पर आ रही है, लेकिन उनको नोट करना संभव नहीं था, तो वो लोग जुड़े हुए हैं, वो पूछ सकते हैं। हाँ, अगर कोई सीधे पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। मैं एक सवाल मेरे मन में भी है जी, तो इजाजत हो तो पूछा जाए। नहीं, रखें सर, रखें। सवाल क्या है, मतलब एक बातचीत शुरू करने का बहाना है। जी 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 जी। मतलब जिस समय आप लोगों की पीढ़ी लिख रही थी, या ठीक से जैसे आपने कहा कि मुक्त छंद में जो आने वाला दौर था, जी जी, सचेत रूप से कवि के एहसास वाला जो दौर था, जी जी, उस समय सोवियत संघ के महाआख्यान का विघटन हो चुका था। जी 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 जी, पेरेस्ट्राइका, ग्लासनोस्ट की भी चर्चा खत्म हो चुकी थी। जी, दुनिया एक ध्रुवीय लगभग हो गई थी। जी, भूमंडलीकरण भी आ रहा था, तो और बहुत सारी बहसें थी इसको लेकर। जी जी, और आपके पहले वाली पुरानी पीढ़ी जो कोर मार्क्सिस्ट पीढ़ी थी या विचारधारा वाली पीढ़ी थी, उसमें संशय भी था, हताशा भी और एक उम्मीद भी। हताशा और उम्मीद का मिला जुला रूप था। भीतर से हताशा थी, बाहर से उम्मीद थी। उस दौर में कविता की नई राह बनाते हुए मतलब आपको क्या चुनौतियां, अपनी पूर्व परंपरा से अलग पहचान बनाने में क्या चुनौतियां नजर आई, जो उस परंपरा के मजे हुए? हाँ, एक अलग राह बनाते सवाल है। और बिल्कुल ये सही है कि उस समय में ये चीज थी कि अचानक सोवियत संघ का जो पूरा बिखराव था, और एक हिंदी कविता में जो बहुमत था, जिस ओर आपने इशारा किया कि कवियों का जो सीधे सीधे जुड़े हुए थे तमाम चीजों से, तो एक झटका तो लगा ही था, मतलब पूरे परिदृश्य को, दृश्य को। और चुनौतियां ये थी कि उस दौर में मतलब कह सकते हैं ना कि एक जो इसको किस तरह की शब्दावली में मैं कहूं कि एक ओट कम से कम लोगों के पास, हमसे पहले के कवियों के पास एक ओट थी सोवियत संघ की, हमारे पास वो ओट नहीं थी। हम लोग खुले मैदान में आ गए थे,
एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ लिबरलाइजेशन का पूरा दौर आ गया था। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बन गए थे भारत सरकार में, और पूरा जो भूमंडलीकरण जो एक बड़ा पद बन गया, लिबरलाइज उदारीकरण का एक पूरा दौर आ गया था। और आप देखेंगे कि किसान समस्याओं में जाने लगे थे। जो हरित क्रांति के प्रदेश थे, उन प्रदेशों के किसान आत्महत्या करने लगे थे। तमाम तरह की, मतलब एक तरफ मध्य वर्ग के जीवन में लिबरलाइजेशन ने कुछ उम्मीदें पैदा कर दी थी, लोन, गाड़ी, तमाम चीजें होने लगी थी। दूसरी तरफ हताशा, निराशा का भी दौर था, और पूंजीवाद का जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक और क्रूरतम रूप भारत में आ गया था, हम सबके इर्द गिर्द आ गया था। उसमें कवियों के सामने दो तीन रास्ते थे, दो तीन तरह की चीजें आई। एक ये तो यही था कि पूंजीवाद की आलोचना को किसी भी रूप में कविता में रखा जाए, शामिल किया जाए। लोगों ने किया भी इसको। इस तरह से उस दौर में जो पूंजीवाद का शोषण तंत्र था, मजदूर, किसान, जो भी वंचित लोग हैं, उसके शिकार जो हो रहे हैं, कैसे उस पर फोकस किया जाए, कैसे उस ओर जाया जाए, और वहां से अगर कोई कविता निकल सकती है उम्मीद की, संघर्ष की, तो वहां से कविताएं ली जाएं। स्त्रियों के संघर्ष की ओर लोगों की दृष्टि बहुत गई उस ओर, और आप देखेंगे कि बहुत सारे स्त्री कवि इसी दौर में आए हैं। 90 के बाद के दौर में स्त्री कवियों की संख्या हिंदी में खूब बढ़ी है। उसके पहले बहुत कम है स्त्री कवि हिंदी में। 90 दशक में थोड़ी सी हैं, उसके पहले तो बहुत सारे स्त्री कवि आए। बहुत सारे इसी बीच में दलित कवि आते हैं। पूरा आंदोलन जो दलित अम्बेडकरवाद का जो पूरा प्रभाव है हिंदी क्षेत्र में निकल करके आता है। आदिवासी कवि इसी दौर में आते हैं। तो एक तरह से कहेंगे कि भारत के भीतर जो राजनीति का एक नया चक्र था, और भारतीय सामाजिक संरचना को समझने का जो एक नया दौर पूरा आया था, उसने हमारी पीढ़ी के कवियों को रास्ता दिया। मार्क्सिज्म ने रास्ता उस तरह नहीं दिया। हमारी पीढ़ी के कवियों को रास्ता गांधीवाद ने दिया, अम्बेडकरवाद ने दिया, लोहियावाद ने दिया। जो मतलब भारत के, मतलब हमारे अपनी संरचना के भीतर जो चीजें चल रही थी, हमारे पीढ़ी, मतलब हमारे साथ के कवियों को वहां से रास्ता मिला, वहां से राह मिली, और जिसने जितने ठीक ढंग से इस राह को पकड़ लिया, वो उतना अधिक उल्लेखनीय हो गया, वो उसको रास्ता मिल गया। ऐसा नहीं कि मार्क्सवाद को एकदम छोड़ दिया लोगों ने, लेकिन वो इसके साथ ही आकर के वो मतलब अकेला नहीं रह गया, उसका मामला नहीं। ये सब ज्यादा मुख्य भूमिका में आ गए, मुख्य भूमिका में आ गए। आप तो जानते हैं इस बात को कि जिन मतलब मार्क्सवादी पार्टियों के दफ्तर में गांधी जी और अंबेडकर वगैरह की तस्वीरें नहीं जाती थी, बात नहीं होता था, वहां के नारे बदल गए, वहां के सलाम करने का की भाषा बदल गई। ये सब कुछ इसके बीच से हमारी पीढ़ी के कवियों को रास्ता मिला, चीजें निकल करके आई। और एक चीज और भी हुआ, मैंने देखा कि मध्यकालीन कवियों के प्रति भी एक रुचि जगी नए ढंग से। मतलब ये नहीं कि उसकी किसी ने आवृत्ति की हो, लेकिन पढ़ने समझने का एक मामला निकल करके आया। खासकर भक्त कवियों को नए सिरे से लोगों ने अम्बेडकरवाद के आलोक में या उस तरह से देखा, समझा, तो आलोचना को भी एक नई राह मिली इस दौर में। ये चीज निकल के आई। एक बात और, तो शुक्ल जी का भी उल्लेख हुआ और कविता और आलोचना की भी। अगर आज के दौर में कविता क्या है लिखना हो, किसी के को याद करते हुए, कान पकड़ के शुक्ल जी को याद करते हुए, तो एक कवि के रूप में और कविता के चिंतक के रूप में अभी आप क्या जोड़ना चाहेंगे? नहीं, अभी एक लेख लिखना पड़ा ना। प्रोफेसर ए अरविंदाक्षन जी इसी नाम से एक किताब संपादित कर रहे हैं, और उन्होंने हम सबसे जो है लगभग हजार शब्दों में इसी विषय पर कुछ लिखने को कहा। अरे वाह! तो हम सबने कुछ ना कुछ लिखा है, और वो इसमें है, मतलब मोबाइल में ही मैंने टाइप किया था। तो अरे तो हमको भेज दीजिए, हम जान जाएंगे, हमारा उत्तर तो मिल ही जाएगा। हाँ, तो वो मैं आपको भेज दूंगा। और ये तो देखिए, हर युग में मुझे लगता है कविता क्या है इस पर विचार करना, इससे मुश्किल कोई सवाल नहीं है, इससे मुश्किल कोई सवाल नहीं है। कविता क्या है? सांस है, मतलब अगर कवि है तो उसके लिए तो सांस लेने जैसा ही मामला है पूरा का पूरा। जी, और कोई मित्र कुछ? तो शुक्ल जी के सामने ही था।
जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो प्रसाद जी को तो काव्य कला और अन्य निबंध लिखना ही पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हर युग के चिंतक को, रचनाकार को तो टकराना ही पड़ता है इससे। लेकिन ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, बहुत मुश्किल प्रश्न। ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं। जी 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 हाँ ठीक, कोई साथी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न इसमें किसी ने लिखा हुआ है कि कविता लिखने से पूर्व या लिखने समय में किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, तो मैं अपनी बात कर सकता हूँ, यहाँ उपदेश देने जैसा कोई मामला है नहीं। यहाँ उपदेश देने जैसा मामला है नहीं। तो मैं अपनी बात कहूँ कि जो मैं आपसे कह रहा था कि किन बातों पर ध्यान देने से, आज से दो तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि आप किस विषय पर लिख रहे हैं, आपने कविता के लिए जो विषय वस्तु का चयन किया है वो क्या है, वो एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज ये है कि आप शिल्प पक्ष पर अगर आप बात करना चाहते हैं, तो चाहे मुक्त छंद में लिख रहे हो या छंद में लिख रहे हो, दोनों के अपने अनुशासन हैं, उसका ख्याल तो रखना ही चाहिए। मुक्त छंद में लिखने का यह मतलब नहीं होता है कि जो मन में आए वो लिख दें, या कोई स्फीति आ जाए या कोई चीज बना दें। वहां पर भी एक गहरा अनुशासन रहता है, क्या कहना है, कैसे कहना है, वो चीजें उसमें आनी चाहिए। तो और छंद में अगर आप लिख रहे हैं तो छंद का एक अपना अनुशासन होता है, उस अनुशासन का ध्यान रखिए। और जिस विषय को आपने उठाया है, यह तो जरूर देखें कि आपसे पहले अगर किसी ने उसको उठा लिया है और उसका निर्वाह बहुत बेहतर ढंग से कर दिया है, तो आप कैसे उसको उठाएंगे, क्या करेंगे, यह एक बड़ा मसला है। ये चीज देखना होगा। सर, एक जिज्ञासा थी मेरी कि आपने स्त्रियों पर बहुत कविताएं लिखी हैं, बेटी को लेकर कविताएं लिखी हैं। अभी एक और संग्रह आ गया, अभी एक और किताब अभी आई है आपकी, स्त्रियां बचा लेती हैं कहीं भी। तो हाँ, पुरुषों को। तो स्त्री को आज के संदर्भ में आप किस रूप में देखते हैं? फिर से कहिएगा। स्त्री को आज के संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं तो जब भी है कि दो चीजें हैं, स्त्री और पुरुष दोनों ही दोनों के बिना न सृष्टि चल सकती है, न समाज चल सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि इसका भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि अब तो स्त्री विमर्श का पूरा दौर है। 90 के बाद में स्त्री रचनाकारों का भी जिक्र कर रहा था। तो स्त्रियां बहुत सक्षम हुई हैं, वो अपनी बात, उन्होंने अब उनको किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती अपनी बात कहने के लिए। वो अपनी बात सीधे सीधे कह लेती हैं, अपनी बात कहती हैं, सुनती हैं। बराबरी का मामला है, अब बावजूद इसके कि बहुत सारे दबाव अभी हैं हमारी संरचना के बीच, लेकिन स्त्रियां अब अपनी आवाज उठा लेती हैं, अपनी लड़ाई लड़ लेती हैं। यह पुरुषों के हित में है कि वो उनकी लड़ाई में शामिल हो जाएं, उनका साथ दें। अब पुरुषों को उनके लिए अलग से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस उनकी लड़ाई में साथ होने की जरूरत है। बस उनका काम हो जाएगा इतने से। नहीं, कविता की सृजन प्रक्रिया में लिंग भेद नहीं होता। जी 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 कविता की सृजन प्रक्रिया में लिंग भेद नहीं होता। किस अर्थ में, मतलब मैं जानना चाहूंगा। मैंने कविता में स्त्री स्त्री नहीं रहती, पुरुष पुरुष नहीं रहता, कविता कविता होती। एक अर्थ में तो बिल्कुल ये ठीक बात है, एक अर्थ में तो बिल्कुल ये ठीक बात है कि जब सृजन का पल है तो वो तो सृजन ही है, चाहे वो स्त्री रचे या पुरुष रचे। मेरे ख्याल से शिव कुमार जब प्रश्न कर रहे थे सर, तो इस अर्थ में कर रहे थे कि पिछले दिनों जो तमाम विमर्श आए हैं, जिसमें अधिकारों की, और सर जैसे कबीर, अधिकारों की चिंता की जो बात आई है सर, जी जी, जैसे कबीर भक्ति काल के संत जो कबीर दास जी हैं, वो स्त्री को, हमारा प्रश्न पूछने का मतलब था कि जैसे भक्तिकालीन ज्यादातर जो कवि हैं वो स्त्री को बाधा के रूप में, मुक्ति की में बाधा के रूप में मानते हैं। तो आप किस रूप में मानते हैं? या हमारा लिंग भेद या उससे तात्पर्य नहीं था, प्रश्न का मतलब यही था कि जैसे भक्तिकालीन कवि
उसे मुक्ति में बाधा मानते थे, और आपने तमाम कविताएं उस पर लिखा है, तो आप स्त्री को किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो तो कविताएं बोलती हैं शिव कुमार जी अपनी जगह। इस बात में और कहूँ कि भक्त कवियों ने सिर्फ बाधा नहीं माना है स्त्री को। जी। जिस कबीर ने बाधा माना है, उस कबीर ने स्त्री बनकर ही मुक्ति की चाहना भी की है। जी, दोनों। जिस गोस्वामी जी के वहाँ स्त्री की निंदा है, उन्हीं के वहाँ महान पंक्ति है कि पराधीन सपने हो सुखना जी। कतबिद सृजी नारी जगमाही। तो इतना एकांगी मामला नहीं है भक्त कवियों का, और वो एक समय का दबाव उस पर रहता है। देखिए, स्त्री तो साथी ही है, सहयोगी है, न वो आपसे कम है न आपसे अधिक है। अपने से कम मानने की भी जरूरत नहीं है, अपने से अधिक अगर आप मानते हैं तो ये बड़प्पन है, लेकिन अगर बराबरी का बोध रहे तो सबसे बड़ी चीज है कि जैसे हम स्वयं को महत्व देते हैं, अगर साथी को भी महत्व दें तो लगता है कि दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। इसमें बहुत सारी किसी विचारधारा की जरूरत नहीं है, किसी विमर्श की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक नैतिक बोध की जरूरत है कि बराबरी का मामला रखें हम। मैं तो ज्यादा ही मानता हूँ। जी जी, मैं तो ज्यादा ही मानता हूँ, जीवन में ज्यादा मानता हूँ। ये तो मैंने कहा कि ये बड़प्पन है, अगर कोई कर पाता है तो कम से कम बराबरी तो जरूर दें। मैं यही निवेदन कर रहा हूँ, कम से कम बराबरी जरूर दें। एक प्रश्न आया है कि आपने अपने ये जो संग्रह है शीर्षक सूरज को अंगूठा ये क्यों रखा, मतलब इसके पीछे क्या? अगर ये संग्रह पढ़ा होगा जिन साथी ने प्रश्न किया, तो एक कविता है इसी शीर्षक की, और वो कविता सिर्फ ये है कि जो संघर्षशील लोग होते हैं, देखिए क्या है कि सूरज, ताप, धूप, तपिश, ये तमाम चीजें भरे पेट की कवायद हैं। जो लोग संघर्ष में होते हैं वो सूरज को अंगूठा दिखाते हुए अपने संघर्ष में आगे निकल जाते हैं। सूरज को अंगूठा दिखाना नकारात्मक नहीं है, यह संघर्ष के पक्ष में प्रयोग किया गया एक पद है कि ये तमाम धूप, तपिश, तमाम चीजें ये सुविधा के आवरण में हो तो चलते हैं, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है वो उसी में जीवन का संघर्ष करते हैं, समाज का संघर्ष करते हैं। ठीक है, और उस कविता में प्रसंग आता है कि वो पूर्वजों की पराजय को धांगते हुए और सूरज को अंगूठा दिखाते हुए लाल गुद्दे वाला अमरूद खाते हुए, आप लोग इलाहाबाद में हैं, प्रयाग में है, लाल गुद्दे वाला अमरूद उधर ही होता है, तो उस अमरूद को खाते हुए वो निकल जाते हैं। वो वहां से मैंने इस शीर्षक को लिया था, मूलतः संघर्ष के पक्ष में होने के लिए इस शीर्षक को लिया था। जी, और अगर प्रश्न हो साथी के तो पूछे, वरना हम लोग फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, हेलो सर, प्रणाम। सर, मेरा नाम स्नेहा कुमारी है, मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परास्नातक की छात्रा हूँ। सर, इससे पूर्व प्रेमचंद्र पे आपको आभासिक रूप से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और आज पुनः इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सौजन्य से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, मेरा एक प्रश्न है कि प्रेमचंद्र की जो दलित चेतना है उसमें स्वानुभूति और सहानुभूति को लेकर प्रश्न आते हैं, तो सर थोड़ा इसको स्पष्ट कर देते हैं। ये तो बड़ी लंबी बहस का मुद्दा है स्नेहा, और ये जो दलित विमर्श का दौर आया है वहां पर ये प्रश्न है, वो लोग ये मानते हैं कि दलित साहित्य वही लिख सकता है, उनके अपने आधार हैं, उनके तार्किक आधार हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग कहते हैं कि वही लिख सकता है जो उस समाज में पैदा हुआ हो, जिसने उस दुख को सीधे भोगा हो, झेला हो, वही जो है स्वानुभूति की बात कर सकता है। वो एक है कि राख ही जालती है, वो जो जलने का जो दुख है, एक जो मुहावरा है उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और प्रेमचंद के साहित्य के बारे में माना जाता है कि उन्होंने लिखा, करुणा दिखाई, सब कुछ दिखाया, लेकिन वो सहानुभूति पर आधारित उनका लेखन है। हालांकि मैं ये नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ जैसा अभी पांडे जी कह रहे थे कि कविता कविता होती है, साहित्य साहित्य होता है। ये माना तो जाता ही है कि जो सर्जक होता है उसमें ये क्षमता होती है कि वो पर काया प्रवेश कर लेता है,
वो दूसरे के दुख की पहचान कर लेता है, उस दूसरे के दुख के साथ अपना एक तारतम्य बिठा लेता है, तभी वो रच पाता है, तभी लिख पाता है। और प्रेमचंद अपनी गहरी सामाजिक सांस्कृतिक संलग्नता के लिए जाने जाते हैं। उनके जो विचार परक उनका जो लेखन है, जो उनके निबंध हैं, टिप्पणियां हैं, उनको अगर पढ़ें तो सिर्फ कहानियां नहीं लिख रहे थे। उस दौर में दलितों, स्त्रियों और तमाम जो वंचित लोग थे उनके पक्ष में लगातार वो निबंध लिख रहे थे, तमाम वैचारिक लेखन कर रहे थे, और उसका जो रिफ्लेक्शन है उनके कथा साहित्य में भी दिखाई देता है। ये सही है कि वो दलित नहीं थे, लेकिन उनका लेखन सिर्फ सहानुभूति का लेखन नहीं है, मैं तो यही मानता हूँ। वो एक गहरी प्रतिबद्धता का, गहरी संलग्नता का लेखन है। लेकिन आज की विमर्शात्मक भाषा में अगर आप समझेंगे उसे तो वो सहानुभूति का ही लोग कहेंगे। लेकिन मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि वो एक ईमानदार रचनाकार की गहरी संलग्नता से भारतीय समाज को गहराई से समझने, और जो भी परिस्थितियां थी उस दौर की उन सबको समझने से जो वास्तविकता थी उस दौर की, उसको उसकी समझ से जो पैदा हुआ वो रचा था प्रेमचंद। जी धन्यवाद सर। और सर एक और प्रश्न है, आप अपने नाम का अर्थ बता देते हैं थोड़ा सा। दरअसल मेरा जो नाम सीधे सीधे है, इसका मतलब तो अक्सर लोग गलत लगा, ये शब्द जितेंद्रिय से बना हुआ है, जितेंद्रिय से बना। भगवान शंकर के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, शिव के लिए शब्द जितेंद्रिय शब्द है। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो वो जितेंद्रिय हुआ, वहां से ये शब्द बना है। कई लोग इसको इंद्र को जीतने वाले से भी जोड़ लेते हैं, जित धन इंद्र वगैरह कुछ बना लेते हैं, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है, जितेंद्रिय से बना हुआ शब्द है। सर दीर्घ ईकार होगा या हर्ष ईकार? हर्ष, जो हर्ष होता है, हर्ष होता है। जी धन्यवाद सर। नामकरण की व्याख्या में कालिदास का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। जी 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 सर, जी सर। ततः समक्षम दहता मनोभवम पिना किना भग्न मनोरथा सती निनेन्द्र रूपम हृदयेन पार्वती प्रिय सुसौभाग्य फला ही चारुता। और ऐसी स्थिति में पार्वती वर रूप में शंकर की क्या कर रही है, आराधना कर रही, वर रूप में प्राप्त करने के लिए, जो जितेंद्रिय है। जी 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 जी, मतलब वही मैं इनको बता रहा हूँ कि भगवान शिव के लिए ही वो शब्द है, लेकिन चलता है। नाम परंपरा से ही उठते रहे हैं, उठाते रहे हैं लोग। हम सब अपने घरों में नाम परंपरा से ही उठाते हैं, ये सोच कर कि कुछ अच्छा होगा। जी हाँ, मुझे लगता है कि हेलो, कोई और अच्छा भी हाँ बोलिए। प्रणाम सर। सर मेरी एक जिज्ञासा है सर, जैसे अभी आदरणीय श्री पांडे सर ने कहा कि साहित्य में या कविता वगैरह में लिंग भेद जैसी कोई चीज नहीं होती, तो सर अगर जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर ये नारी विमर्श वगैरह या नारी उत्थान वगैरह के बारे में बात होती है, तो सर वहां पर हम लोग उसको लिंग भेद के दृष्टि से नहीं देख सकते हैं? नहीं, मैंने कहा, आपने मेरा उत्तर नहीं सुना। मैंने ये कहा कि सामान्य जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं विचार करेंगे तो वहां पर सचमुच सर्जक होता है। जिस समय वो रच रहा है, रच रही है, वो सर्जक है, सृजन कर रहा है। लेकिन अभी जो पूरा विमर्शों का दौर आया है, जहां पर अधिकारों की चिंता है, जहां तमाम तरह हजारों साल के इतिहास के मूल्यांकन का मामला है, वहां तो लिंग भेद है, वहां तो स्त्री रचनाकार और पुरुष रचनाकार का भेद है ही है। उसको कैसे आप अलगा सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं जो स्त्रियों ने पुरुष रचनाकारों की व्याख्या करते हुए कहा है कि ये पुरुष रचनाकार तो स्त्री मन को समझ ही नहीं पाए, इसलिए इन्होंने जो कुछ भी लिखा है ये इनकी कोरी कल्पना है, इनकी फैंटेसी है स्त्रियों को लेकर जो इन्होंने रचा लिखा है। शमशेर बहादुर सिंह जैसे कवि की प्रेम कविताओं की व्याख्या पिछले दिनों कुछ स्त्रीवादी रचनाकारों ने किया और बहुत अलग ढंग से की है। उससे बहुत सारे लोग आहत भी हुए, लेकिन पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में तो ये सब होता ही है। ठीक है ना, हम सब की धज्जियां उड़ती रहती हैं, ऐसा क्या है। जितेंद्र जी जी, कविता की सृजन प्रक्रिया एक तरह से भाषिक संरचना की अद्वैत की प्रक्रिया है। जी 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 जी। और जब अद्वैत की प्रक्रिया सृजनात्मक रूप प्राप्त करती है तो वो लिंग भेद से परे होती है।
वो मैं कह रहा हूँ कि अपने आदर्श रूप में तो वही है। मैंने कहा उनसे, यही उत्तर दे रहा था मैं कि अपने आदर्श रूप में तो वही है, लेकिन जो विचारधाराओं का दौर होता है, विमर्शों का दौर है, सारी चीजें निकल के आती होता है। हालांकि हमारे वहाँ कुछ लोग ऐसे रहे हैं, जैसे कृष्णा सोबती कभी भी अपने को स्त्री विमर्श से जोड़कर नहीं देखती थी। अभी जो मेरी जितनी जानकारी है, मृदुला गर्ग भी कहती हैं कि मुझे उससे जोड़कर न देखो, रचनाकार को रचनाकार की तरह बताओ। ठीक है कि स्त्री अपने अनुभव को लेकर के रचना संसार में आई है, पुरुष अपने को लेकर आया है, और दोनों ओवरलैपिंग भी चलती है। पुरुष स्त्री के बारे में, स्त्री पुरुष के बारे में लिख सकते हैं। तो ये स्थितियां तो हैं। क्या रंजीत सवाल पूछ रहे थे? रंजीत, ये स्थितियां तो हैं ही। कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। हाँ बस सर, अब बस आप ही की बारी है, उसके बाद पढ़ ही रहा है। तो अब मैं पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो संक्षिप्त टिप्पणी करें और उसके बाद शिव कुमार जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। संक्षेप में। हाँ। आज के वक्ता जितेंद्र जी ने आज जिस मन स्थिति में स्वयं एक रचनाकार के रूप में, एक अध्यापक के रूप में अनेक प्रश्नों का उत्तर देते हुए और कविता के आस्वादन प्रक्रिया से हम सबको जोड़ते हुए जिस प्रकार से समृद्ध किया है, हम सबको निश्चय ही हम सब लाभान्वित हुए हैं। और हिंदी विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने कुलपति की ओर से, अपने प्रशासन की ओर से, स्वयं हिंदी विभाग की ओर से, मैं आप सब संयोजक की ओर से, आप सब की ओर से मैं आज के वक्ता जितेंद्र जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने न केवल अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया, बल्कि गांव की मिट्टी से, नाना नानी से, दादा दादी से, प्रारंभिक गुरु से के प्रति एक विनम्र आभार प्रस्तुत करते हुए एक सृजनात्मक मनोयोग की पराकाष्ठा के बीच अपने सर्जक मन को उकेरने का प्रयत्न किया। थोड़ी शंका मुझे भी हुई थी और मैंने उसका संकेत पहले भी कर दिया था कि गांव से तो निकले, लेकिन जब दिल्ली गए तो वहां का क्या असर पड़ा। पहाड़ पर थे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो रानीखेत, मंसूरी, देहरादून, चक्राता, पौड़ी, लैंसडाउन आदि होते हुए उन्होंने पहाड़ों पर कविताएं आपको, हम लोगों के सामने प्रस्तुत की। हमें पिथौरागढ़ की धरती प्यारी लगती है, आज भी न्यारी है, क्योंकि वहां की भूमि को मैंने, वहां की स्थिति को मैंने स्वयं अपने पिताजी के साथ देखा है। मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल, पहाड़ पर उस समय नहीं, उन स्थितियों को मैंने देखा है और वो आज शब्दबद्ध रूप में जितेंद्र जी ने प्रस्तुत किया। जो सबसे बड़ी सोच और जिज्ञासा का मूल तत्व था, मार्क्सवाद का, और बड़ी साफ गोई से जितेंद्र जी बच गए। हम दोबारा उन्हें उस मार्क्सवादी केंद्र का, नामवर जी का, मैनेजर पांडे जी का और वहां के वातावरण का, उनके कवि मन पर किस रूप में अपना प्रभाव छोड़ता है। वे प्रभावित होते हैं क्योंकि वातावरण परिवेशगत संस्कृति को रचनात्मक आयाम देता है। मैंने दिनकर की पंक्ति उद्धृत करते हुए बांधने का यत्न किया था,
लेकिन बड़ी साफगोई से वे निकल गए। मैं दोबारा उन्हें आमंत्रित करूंगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का वो परिवेश, इग्नू का वो परिवेश और दिल्ली का खुद का परिवेश, दिल्ली संस्कृति समुच्चय है। दिल्ली की कोई संस्कृति नहीं है, विभिन्न संस्कृतियों का समुच्चय है। उस समुच्चय ने कवि जितेंद्र जी को इस तरह से प्रभावित किया है, यह हम उनसे दोबारा सुनने का आग्रह करेंगे और फिर उनसे लाभान्वित होंगे। आज हम सब लाभान्वित हुए हैं। हम जितेंद्र जी के प्रति विशेष रूप से स्वयं अपनी ओर से, अपने पाठकों की ओर से, अपने सहकर्मियों की ओर से, विभाग की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। ठीक है, आप शिव कुमार जी हमारे बीच हैं, वो औपचारिक अपनी टिप्पणी और धन्यवाद करेंगे आज के कार्यक्रम। शिव कुमार जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पहले तो हम जितेंद्र सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और बधाई दे भी रहे हैं कि अभी जब परिचय दे रहे थे हमारे अग्रज दिनेश सर, तो वे उन्हें एक कवि और आलोचक के रूप में उन्होंने रेखांकित किया। और एक चीज की एक और साहित्यिक अवदान की तरफ इशारा करके हम आगे बढ़ेंगे कि जितेंद्र श्रीवास्तव जी पर कई किताबें आ चुकी हैं। मतलब एक किताब तो मृत्युंजय पांडे जी ने लिखा है कि कवि जितेंद्र श्रीवास्तव नाम से एक किताब उन्होंने इन पर लिखा है। और अभी कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले एक और किताब आई है, कवि का विश्व जितेंद्र श्रीवास्तव का कवि कर्म करके। इसे डॉक्टर चैन सिंह मीणा जी ने लिखा है। और बिल्कुल अभी मतलब 1-2 दिन पहले की बात है, एक और किताब आई है कि जितेंद्र श्रीवास्तव एक शिनाख्त है। जितेंद्र श्रीवास्तव एक शिनाख्त है, जिसका संपादन आज के हिंदी आलोचना के वरिष्ठ संपादक प्रोफेसर अरुण होता जी ने संपादित किया है। तो ये और इन पर न जाने कितने लेख, कितनी आलोचनात्मक पुस्तकों में सम्मिलित होंगे, संग्रहित होंगे, वो अलग की बात है। लेकिन ये मुकम्मल किताबें इन पर आ चुकी हैं। हो सकता है और कोई किताब आई हो जिसकी जानकारी मुझे न हो, तो ये कवि पर आई हुई किताबों का नाम मैंने लिया। और रह गई बात जहाँ तक कि आज के कार्यक्रम की, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक कविता ही लिखा है सर ने कि मानुष राग, उसमें वो कहते हैं कि धन्यवाद पिता, रोम रोम से धन्यवाद कि आपने लेना ही नहीं पूर्ण होना भी सिखाया। तो जैसे और आप लोगों ने देखा होगा जब सर बता रहे थे तो उसमें ये नहीं था कि मैंने ये किया, मतलब हम पे अपने आप पर वो जो भी मेरे पास है वो अर्जित था। मेरे पिता ने दिया, समाज ने दिया, संस्कृति ने दिया, मेरे गांव ने दिया, मेरे देश ने दिया, इस पर ज्यादा जोर था। तो इसे सुनते हुए बार बार मेरे मन में एक पंक्ति याद आ रही थी कि तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। तो ये एक बड़े लेखक के भीतर ही इस तरह के भाव, इस तरह की अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने जो आपको बनाया उसके प्रति एक श्रद्धा भाव। और आज हम जिस परिवेश में, जिस माहौल में जी रहे हैं, उसमें आप लोग देख ही रहे हैं कि एक कवि जैसा, जो कवि का जो शब्द है, कवि जो पद है या शब्द है,
वो उसको भी हमारे आज के समय के कवियों ने उसकी आभा को कहीं न कहीं अपने चरित्र से, अपने जीवन से, अपने कर्म से धीरे धीरे उसको भी उन्होंने उसकी आभा को फीकी कर दिया है। लेकिन कुछ कवि ऐसे भी हैं जो उसे और अधिक चमका रहे हैं, उस कवि के महत्व को, कवि की आभा को और अधिक बनाए हुए हैं। तो उन प्रतिबद्ध कवियों में से जितेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे सामने आते हैं। उन प्रतिबद्ध कवियों में से एक हैं जो कि अपनी रचनात्मकता को अपने कर्म के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को जीवन में भी उतारते हैं। ऐसा नहीं कि केवल कोरे अर्थों में या कागज पे तो कवि हैं, लेकिन जीवन में कुछ और गुल खिला रहे हैं। उस तरह की चीजों से बहुत बचने वाले या उससे बहुत दूर रहने वाले कवि हैं, जिनकी कविताओं में आप देखेंगे कि मनुष्यता का राग जो आप लोगों ने देखा ना कि अपनी संस्कृति से, अपनी भाषा से, अपने गांव से, अभी सर कह रहे थे कि दिल्ली से जुड़ाव, जब से सर दिल्ली गए वहां से लगातार इनकी कविताओं में आप देखेंगे कि निखार ही आता गया। भले वो गांव से जुड़े रहे, लेकिन वो चीजें दोनों गांव और शहर दोनों मिल करके एक बदलते हुए भारत की तस्वीर को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जहाँ की आप देखेंगे कि राजनीति पे भी, धर्म पे भी, हर तरफ प्रकृति को लेकर के भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं कि जो प्रकृति परिवर्तित हो रही है। आप लोग जानते हैं कि आजकल कितना दिल्ली का माहौल प्राकृतिक स्तर पर भी बिगड़ चुका है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर इस सर ने कविताएं लिखी हैं। आज जो हमारे बीच अपनी रचनात्मकता को लेकर बातचीत की है, इसके लिए हम अपनी ओर से विश्वविद्यालय की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय जी के आग्रह पर एक बार फिर दिल्ली, जेएनयू और अपने उन तमाम अनुभवों को एक बार पुनः साझा करेंगे जो छूट गए हैं और हम लोग एक बार फिर सुनेंगे हैं। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर, हमारे बीच हमारे विभाग के अध्यक्ष, हमारे बहुत ही आदरणीय रचनात्मक कार्यों में संलिप्त होने वाले आचार्य प्रोफेसर कृपा शंकर पांडे सर हैं। हम उनका भी तहे दिल से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में दिनेश सर हमारे साथ मौजूद हैं। हम दिनेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले और जो चीजें छूट रही थी उसे भी उगलवाने वाले कहा जाए तो सूर्य नारायण सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो चीजें छूट रही थी उसे भी उन्होंने कहा और प्रश्न भी पूछा और बहुत रचनात्मक प्रश्न पूछा उन्होंने। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उनका आभार। इसके अलावा हम अपनी कुलपति महोदया प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव मैम का भी आभार इस मंच के माध्यम से प्रकट करना चाहेंगे, जिनकी अनुमति से हम लोग इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के आयोजन कर ले जाते हैं और उनकी अनुमति के बिना इस तरह के रचनात्मक कार्य भी विश्वविद्यालय में नहीं होते। उनकी अनुमति से, उनके आग्रह या उनकी स्वीकृति के कारण ये संभव हो पाया है। इसलिए हम उन्हें भी अपने मंच के माध्यम से, अपने विभाग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जितने विद्यार्थी, छात्र छात्राएं उपस्थित हुए, सुना, उन्होंने सीखा, प्रश्न पूछा, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और उम्मीद हम करते हैं कि आगे भी होने वाले कार्यक्रमों में, आयोजनों में वो अपनी भूमिका, सक्रिय भूमिका के साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे और हमारे अध्यक्ष महोदय का स्नेह हमें हमेशा मिलता रहेगा, उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सादर अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये कार्यक्रम यही समाप्त हो रहा है। जी जी जी। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है और फिर हम अगले हफ्ते किसी और लेखक के साथ
जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम।